संसद में 2021-22 का केंद्रीय बजट पेश हो चुका है। ये इस नए दशक का पहला बजट था और अप्रत्याशित कोविड संकट के मद्देनजर एक डिजिटल बजट भी था। ऐसे में आत्मनिर्भर भारत का विजन प्रस्तुत करते हुए केंद्रीय वित्त मंत्री ने कहा कि ये बजट एक क्षमता और कौशलपूर्ण भरोसे वाला बजट है, किसानों की आय दोगुनी करने वाला बजट है, मजबूत अवसंरचना वाला बजट है, स्वस्थ भारत को ध्यान में रखकर तैयार किया गया बजट है, सुशासन का बजट है, युवाओं के लिए अवसर का बजट है, शिक्षा, महिला सशक्तिकरण, समावेशी विकास और ऐसे ही कई और संकल्पों को मिलाकर बनाया गया एक मजबूत बजट है। आज बात करेंगे कि ये बजट यानी 2021-22 का केंद्रीय बजट किसानों के लिए क्या लेकर आया, किसानों को इससे क्या हासिल हुआ। आप जानते हैं दिल्ली के दरवाजे पर किसान पिछले 2 महीने से ज़्यादा समय से बैठे हैं और उनकी अपनी कुछ मांगे हैं, उनकी अपनी कुछ इच्छाएं हैं। क्या बजट उन्हें पूरा कर पाया, जानेंगे ज्ञान की डिजिटल दुनिया ध्येय रेडियो के इस पॉडकास्ट में। मेरा नाम है अंजुम शर्मा। केंद्रीय बजट प्रस्तुत करते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि ये बजट 6 स्तंभों पर आधारित है। पहला, स्वास्थ्य एवं खुशहाली, जिसे अंग्रेजी में कहा गया हेल्थ एंड वेलबींग। दूसरा, भौतिक वित्तीय पूंजी और अवसंरचना यानी फिजिकल फाइनेंशियल कैपिटल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। तीसरा, आकांक्षी भारत के लिए समावेशी विकास यानी इंक्लूसिव डेवलपमेंट ऑफ एस्पिरेशनल इंडिया। चौथा, मानव पूंजी को फिर से ऊर्जावान बनाने वाला स्तंभ यानी री इन्विगोरेटिंग ह्यूमन कैपिटल। पांचवा, नवाचार, अनुसंधान और विकास यानी इनोवेशन एंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट। और छठा, न्यूनतम सरकार और अधिकतम शासन, आप जानते हैं, यानी मिनिमम गवर्नमेंट एंड मैक्सिमम गवर्नेंस, जिस पर सरकार का हमेशा से जोर रहा है। अब बात करते हैं कि इसी के तहत किसानों को क्या हासिल हुआ। वैसे आपको बताऊं कि इन 6 पिलर्स पर हम अलग अलग बात अलग अलग पॉडकास्ट में करेंगे, लेकिन आज सबसे पहले शुरुआत मैं किसानों के साथ करना चाहता हूं कि किसानों को इस बजट से आखिर हासिल क्या हुआ। केंद्रीय वित्त मंत्री ने कृषि पर बात करते हुए सबसे पहली पंक्ति कही कि सरकार किसानों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है। ऐसे में उन्होंने एक के बाद एक कई कदम गिनाए और आकांक्षी भारत के समावेशी विकास के लिए कृषि क्षेत्र के लिए 9 उपायों की घोषणा की। सबसे पहले स्वामित्व योजना की बात करते हैं। निर्मला सीतारमण ने सभी राज्यों और संघ शासित प्रदेशों के लिए स्वामित्व योजना के विस्तार का प्रस्ताव रखा। ऐसे में यहाँ पर यह जानना जरूरी है कि स्वामित्व योजना आखिर है क्या। दरअसल भारत के गांवों का एक बहुत बड़ा हिस्सा, आप जानते हैं, ऐसा होता है जहां पर जमीन का मालिकाना हक तो उस व्यक्ति के पास होता है, लेकिन उसके कागजात मालिक के पास नहीं होते। ऐसे में पीढ़ी दर पीढ़ी लोग इसे अपना मानकर हक जताते आते हैं। ऐसी जमीन पर मालिकाना हक के लिए काफी झगड़े होते हैं, काफी विवाद होते हैं। लेकिन अब केंद्र सरकार चाहती है कि ऐसे जमीनों पर बने घरों के मालिकों को उनका हक मिले और स्वामित्व उनको दिया जाए। यही है स्वामित्व योजना। इस योजना के तहत घर मालिकों को सर्वे के बाद एक संपत्ति कार्ड दिया जाएगा और लाभार्थियों के पास अपने घर होने का एक मालिकाना हक होगा, एक कानूनी दस्तावेज होगा। इससे फायदा सरकार को यह होगा कि जमीन पर जो घर बना था उससे जो अब तक प्रॉपर्टी टैक्स नहीं आ रहा था, वो प्रॉपर्टी टैक्स उनके पास आएगा और मालिक को लाभ ये होगा कि वो संपत्ति कार्ड को दिखाकर बैंक से कर्ज ले सकेगा। तो यानी ये मालिक और सरकार दोनों के लिए एक लाभ की योजना है, विन विन सिचुएशन है। तो केंद्रीय वित्त मंत्री ने कहा कि इसे बढ़ाकर सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में अब लागू किया जाएगा। ये प्रस्ताव बजट 2021-22 में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने रखा। योजना के अंतर्गत आप जानते हैं गांवों में संपत्ति के मालिकों को अधिकारों का रिकॉर्ड दिया जाता है। अब तक केवल 1241 गांवों में करीब 1.5 लाख से ज्यादा संपत्ति मालिकों को कार्ड प्रदान किए गए हैं। ये संख्या और बढ़ने की उम्मीद है। अब बात करते हैं कृषि ऋण की। तो वित्त वर्ष 2021-22 में किसानों के लिए ऋण बढ़ाकर 16.5 लाख करोड़ रुपए करने का लक्ष्य किया गया है। कहा गया कि सरकार पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन के लिए ऋण प्रवाह बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित करेगी। अब बात करते हैं ग्रामीण बुनियादी ढांचा विकास कोष की यानी रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड RIDF की। तो केंद्रीय बजट में कहा गया कि RIDF को आवंटित 30,000 करोड़ रुपए को अब बढ़ाकर 40,000 करोड़ किया जाएगा। क्या है ये RIDF? साल 1995-96 में भारत सरकार ने 2,000 करोड़ रुपए की आरंभिक निधि से नाबार्ड में RIDF की स्थापना की थी
और वर्ष 2020-21 में ग्रामीण आधारभूत सुविधा विकास निधि यानी RIDF के अधीन 30,000 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया था ताकि भारत निर्माण किया जा सके, और अब उसे बढ़ाकर 40,000 करोड़ कर दिया गया है। इसमें होता क्या है? इसमें कृषि और संबंधित क्षेत्र, सामाजिक क्षेत्र और ग्रामीण कनेक्टिविटी पर ध्यान दिया जाता है। सभी राज्य सरकारें, संघ शासित प्रदेश या फिर पंचायती राज संस्थाएं, स्वयं सहायता समूह और गैर सरकारी संगठन यहाँ से ऋण लेने के लिए पात्र हैं, बशर्ते वो ग्रामीण आधारभूत सुविधा का विकास करें। अगली बात वित्त मंत्री ने सूक्ष्म सिंचाई कोष 2 गुना किए जाने की कही। कहा गया कि नाबार्ड के अंतर्गत 5,000 करोड़ रुपए की धनराशि के साथ जो सूक्ष्म सिंचाई कोष शुरू किया गया था उसे अब बढ़ाकर 2 गुना किया जा रहा है। क्या है ये सूक्ष्म सिंचाई कोष? आइए जान लेते हैं। दरअसल प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत नाबार्ड के साथ मिलकर 5,000 करोड़ रुपए की आरंभिक राशि के साथ माइक्रो इरिगेशन फंड की शुरुआत हुई थी। इनमें से 2,000 करोड़ रुपए 2018-19 और 3,000 करोड़ रुपए का इस्तेमाल 2019-20 के दौरान किया जाना था। अब उसे बढ़ाकर आप जानते हैं 2 गुना करने का प्रस्ताव किया गया है। तो जितना बजट होता है, नाबार्ड उस बजट को राज्य सरकारों को ऋण के रूप में प्रदान करती है। नाबार्ड से ये ऋण राशि 2 वर्ष की छूट के साथ 7 वर्षों में लौटाई जा सकती है। ऐसा पूर्व में प्रावधान था, नया प्रावधान क्या होगा ये अभी तक नहीं पता है। और माइक्रो इरिगेशन फंड प्रभावशाली तरीके से समय पर प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के प्रमुख घटक पर ड्रॉप मोर क्रॉप यानी प्रति बूंद अधिक फसल के प्रयासों में वृद्धि करने की एक योजना भी है। आप जानते हैं कि माइक्रो इरिगेशन यानी सूक्ष्म सिंचाई के अंतर्गत 2 तरह की प्रमुख विधियां होती हैं। एक होती है स्प्रिंकलर मेथड यानी फव्वारा विधि। इसमें पानी का हवा में छिड़काव किया जाता है जो कृत्रिम वर्षा का ही एक रूप होता है। और दूसरी होती है टपकन विधि यानी ड्रॉप मेथड, और इस विधि का विकास 1960 के दशक में इजराइल में किया गया था। उसके बाद फिर यह ऑस्ट्रेलिया, उत्तरी अमेरिका और धीरे धीरे भारत तक पहुंचा। इस विधि में पाइपलाइन के माध्यम से पौधों की जड़ों के आसपास, सतह पर या फिर ऊपर की तरफ ड्रिपर्स के माध्यम से आवश्यकता अनुसार पानी दिया जाता है और आपके पानी का बचाव भी होता है और बूंद बूंद द्वारा फसल और बागवानी पौधों की सिंचाई इससे की जाती है। कहते हैं इससे 50% तक पानी की बचत होती है। तो ये 2 प्रमुख विधियां हैं जो सूक्ष्म सिंचाई विधि में काम आती हैं। अगली बात ऑपरेशन ग्रीन योजना की कही गई और कहा गया कि खराब होने वाले 22 और उत्पादों को टॉप्स में शामिल किया जाएगा। टॉप क्या है? तो आप जानते हैं कि टोमेटो, अनियन, पोटैटो यानी आलू, प्याज और टमाटर को इसके अंतर्गत रखा गया था और कहा गया था इन उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए ऑपरेशन ग्रीन शुरू किया गया है और सरकार का उद्देश्य है कि इन सब्जियों के उत्पादन की सही कीमत किसानों को मिल सके और इसके रखरखाव और ट्रांसपोर्ट के लिए भी सरकार आर्थिक मदद करे। इसके तहत ऑपरेशन ग्रीन चलाया गया था। अब कहा जा रहा है कि इसमें 22 और उत्पादों को जोड़ने की योजना है। अगली बात 1000 मंडियों को ई नाम से जोड़ने की है। आप जानते हैं कि ई नाम यानी इलेक्ट्रॉनिक नेशनल एग्रीकल्चरल मार्केट एक कृषि पोर्टल है जिसका मुख्य कार्य भारत भर में यानी देश भर में सभी कृषि उत्पाद विपणन समितियों यानी APMCs को एक सिंगल नेटवर्क से जोड़ना है और इसका उद्देश्य है कि राष्ट्रीय स्तर पर कृषि उत्पादों के लिए एक बाजार उपलब्ध हो सके। वैसे आपको बताऊं, इस बजट में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में भी कटौती हुई है। आप जानते हैं कि 2019 के लोकसभा चुनाव से ठीक पहले किसानों के खाते में सालाना 6,000 रुपए की सहायता राशि देने के लिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की शुरुआत हुई थी, जिसके तहत 2-2 हज़ार की 3 किश्त सीधे किसानों के बैंक खातों में भेजी जानी थी। किसान आंदोलन के चलते माना जा रहा था कि सरकार इस निधि को बढ़ा सकती है, लेकिन पिछले साल की तुलना में सरकार ने इस योजना में 10,000 करोड़ रुपए की कटौती की है। इसके अलावा आंदोलनकारी किसान जिन बातों को लेकर सबसे ज्यादा चिंतित हैं उनमें से MSP का मुद्दा बेहद अहम है, लेकिन आम बजट के दौरान वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार किसानों की भलाई के लिए प्रतिबद्ध है और MSP बढ़ाकर उत्पादन लागत का 1.5 गुना किया गया है। यानी सुनिश्चित कीमत उपलब्ध कराने के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य व्यवस्था में एक बदलाव हुआ है जो सभी कमोडिटीज के लिए लागत की तुलना में कम से कम अब 1.5 गुना होगा।
खरीद एक निश्चित गति से निरंतर बढ़ रही है और इसके परिणाम स्वरूप किसानों को भुगतान में भी बढ़ोतरी हुई है। इसका हवाला देते हुए उन्होंने गेहूं के मामले में कहा कि जहां सरकार ने 2013-14 में कुल 33,874 करोड़ रुपए का भुगतान किसानों को किया था, वहीं साल 2019-20 में ऑलमोस्ट 2 गुना हो गया था और 62,802 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया। वहीं 2020-21 में इसमें और सुधार हुआ और किसानों को अब तक 75,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा का भुगतान किया गया है। इसी तरह धान का आंकड़ा देते हुए कहा कि 2013-14 में 63,928 करोड़ रुपए का भुगतान किसानों को किया गया था। वहीं 2019-20 में यह वृद्धि 1,41,930 करोड़ रुपए थी। दालों की बात करते हुए उन्होंने बताया कि 2013-14 में 236 करोड़ रुपए की धनराशि का भुगतान किया गया था, लेकिन 2019-20 में 8,285 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया, यानी 2013-14 के मुकाबले करीब 40 गुना वृद्धि। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि सरकार 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने पर कायम है और इसके साथ ही दावा किया कि मोदी सरकार ने यूपीए सरकार से करीब 3 गुना राशि किसानों के खातों में अधिक पहुंचाई है और हर सेक्टर में किसानों की मदद की गई है, खासकर दाल, गेहूं और धान के मामले में। इन सब के अलावा मछली पकड़ने के लिए 5 प्रमुख केंद्रों में निवेश प्रस्तावित किया गया, जिसके तहत कोच्चि, चेन्नई, विशाखापत्तनम, पारादीप और पेटुआ घाट शामिल हैं। इन सभी को आर्थिक गतिविधि केंद्र के रूप में विकसित किए जाने की बात कही गई। इसके अलावा तमिलनाडु में बहुउद्देशीय समुद्री घास पार्क स्थापित किए जाने की घोषणा भी हुई। समुद्री घास की खेती की संभावना को पहचानते हुए केंद्रीय वित्त मंत्री ने कहा कि ये एक उभरता हुआ क्षेत्र है जिसमें कोस्टल कम्युनिटीज यानी तटवर्तीय समुदाय के लोगों का जीवन बदलने की संभावना है और तमिलनाडु में इस पार्क को विकसित किया जाएगा। आपको बता दें कि समुद्री घास समुद्री पुष्पी पौधे होते हैं जो ज़्यादातर उथले सागरीय जल में या जलमग्न घाड़ी और लगून में उगते हैं। इस समुद्री घास में प्रजातीय विविधता बहुत कम पाई जाती है, लेकिन प्रजातियों का वितरण बहुत ज़्यादा स्तर पर होता है। सी काउ ग्रास, थ्रेड सी ग्रास, नीडल सी ग्रास, फ्लैट टैप्ड सी ग्रास, स्पून सी ग्रास, ये सब जो हैं समुद्री घास के कुछ उदाहरण हैं और समुद्री घास ज़्यादातर समशीतोष्ण और उष्णकटिबंधीय समुद्री तटों पर पाई जाती है और भारत के संपूर्ण तटीय क्षेत्रों में समुद्री घास पाई जाती है, लेकिन तमिलनाडु, मन्नार की खाड़ी और पाक जलडमरू मध्य ये वो इलाके हैं जहां इन्हें प्रचुर मात्रा में पाया जाता है और यही कारण है कि तमिलनाडु में अब पार्क की घोषणा हुई है। तो ये कुछ ऐलान थे जो केंद्रीय बजट में किसानों के लिए किए गए। अब ये किसानों के लिए लाभदायक हैं या फिर नहीं, ये आप तय कीजिए। अगले पॉडकास्ट में आप सुनिएगा जिन 6 सेक्टर्स की मैंने बात की है उन अलग अलग सेक्टर्स के बारे में हम बात करेंगे और स्वास्थ्य के बारे में विशेष तौर पर एक पॉडकास्ट में लेकर आऊँगा जहाँ पर स्वास्थ्य के क्षेत्र में क्या क्या घोषणाएं हुई उसके बारे में आपको पॉडकास्ट के माध्यम से जानकारी मिलेगी। वैसे आज आपके लिए एक सवाल भी है। सवाल ये कि केंद्रीय वित्त मंत्री ने रविंद्रनाथ टैगोर की एक पंक्ति का जिक्र किया था अपने बजट भाषण के दौरान। अगर आपको वो पंक्ति अंग्रेजी या उसका अनुदित वर्जन याद हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं कि क्या थी वो पंक्ति जो उन्होंने बजट के दौरान पढ़ी थी। जल्द हाजिर होंगे अगले पॉडकास्ट के साथ। इजाज़त दीजिए, नमस्कार।